जय हिंद दोस्तों। सीटेट 2026 के पेपर 2 के लिए आज हम सीटीपी बाल विकास और उसके साथ ही साथ मनोविज्ञान यानी पेडागोजी में आज हम प्रैक्टिस सेट 7 लेके आए हैं। अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 6 तक वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें। जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूं कि जो भी प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं वो सभी प्रश्न सीबीएसई पैटर्न के क्वेश्चन हैं और सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होने वाले हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 लेके आए जिसमें महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेके आए हैं। तो आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ अन्य लोग भी जुड़ पाएं। और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखिएगा, पहला प्रश्न जो है आपके सामने ये है कि एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को अपनी सीखने की रणनीति चुनने की स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता दे रहा है सीखने की, तो यह किस सिद्धांत के अनुरूप है? क्या वह शिक्षक केंद्रित शिक्षण? तो शिक्षक केंद्रित कहां से हो जाएगा? हम तो बच्चों को सीखने के लिए एक बात कर रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा। शिक्षार्थी स्वायत्ता की बात हो रही है, लर्नर ऑटोनॉमी की बात हो रही है। ये बात सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखें तो लर्नर ऑटोनॉमी में विद्यार्थी अपने सीखने की योजना, गति और रणनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है। इससे आत्मविश्वास और जिम्मेदारी विकसित होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 आपके लिए है और एक अच्छा प्रश्न है कि एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों की गलत धारणाओं, ये याद रखिएगा पॉइंट, गलत धारणाओं, मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? क्या गलत उत्तर का अंक काट देगा? तो अंक काटना तो ये तो निगेटिव वर्ड है ना। सही उत्तर याद करवाना ये भी निगेटिव वर्ड है। गलत धारणा का कारण जानकर उनका वैकल्पिक अनुभव देगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल चेंज टीचिंग में पहले मिसकॉन्सेप्शन की पहचान की जाती है, फिर गतिविधियों और उदाहरणों से सही अवधारणा विकसित की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 3 आपको देखने को मिलेगा। कौन सी स्थिति सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग को दर्शाती है? क्या परिभाषाएं रट लें? रटना तो निगेटिव वर्ड है। सूत्र याद कर लें? याद करना भी निगेटिव वर्ड है। नई अवधारणा को पूर्व अनुभवों से जोड़ना, ये सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डेविड आजुबेल के अनुसार नया ज्ञान तभी अस्थायी होता है जब उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। तो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की बात किसने की थी? डेविड आजुबेल ने की थी। ये चीज आप याद रखिएगा, डेविड आजुबेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 4 आपके लिए है और यह एक अच्छा प्रश्न है। यदि शिक्षक बच्चों से किसी विषय पर अपने विचार का समर्थन प्रमाण सहित करने को कहता है तो वह किस कौशल का विकास कर रहा है? प्रमाण की बात की जा रही है और विचार की बात की जा रही है। अपने विचार को प्रमाण देना है तो क्या स्मृति करेंगे, याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तर्कपूर्ण चिंतन करेंगे, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो विद्यार्थियों में एविडेंस बेस्ड रीजनिंग तथा लॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 5 आपके लिए है। समावेशी कक्षा में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा माना जाता है? सभी के लिए एक समान प्रश्न पत्र दे दिया जाए, क्या यही बेस्ट है? केवल मौखिक परीक्षा तो केवल निगेटिव वर्ड है। लचीला एवं विविध मूल्यांकन किया जाए, ठीक है। केवल वार्षिक तो केवल तो निगेटिव वर्ड। अब बचता है आपके पास तो सभी के लिए अगर एक समान हम प्रश्न पत्र बना देंगे तो वहां पर समावेशी कक्षा में उपयुक्त मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। अगर सभी लोग एक साथ बैठे हैं तो उसमें कमजोर बच्चे भी होंगे, तेज बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए पेपर थोड़ा लचीला होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखा तो समावेशी शिक्षा में विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन अपनाए जाते हैं ताकि सभी विद्यार्थियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 6 आपके लिए है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गलतियां बतानी चाहिए तो केवल निगेटिव वर्ड है। केवल मेधावी बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए, केवल निगेटिव वर्ड है।
सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सकारात्मक फीडबैक विद्यार्थियों की प्रेरणा और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 7 आपके लिए है। एक बच्चा किसी समस्या का समाधान स्वयं खोज लेता है, यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? स्वयं खोज रहा है, समस्या का समाधान स्वयं खोज रहा है, ये बात याद रखिएगा। खोज आधारित अधिगम है, बस हो गया, डिस्कवरी लर्निंग इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया। और इस एक्सप्लेनेशन में बात करें तो इसकी चर्चा की थी ब्रूनर साहब ने। ब्रूनर के अनुसार डिस्कवरी लर्निंग में विद्यार्थी स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 8 आपके लिए है और एक अच्छा प्रश्न है ये। शिक्षक द्वारा बच्चों को समूह में मिलकर किसी वास्तविक समस्या का समाधान करना है। वास्तविक समस्या का समाधान किसका उदाहरण है? क्या तो वास्तविक है तो फिर व्याख्यान कहां से होगा? वास्तविक होगा तो उसका समाधान आपको कैसे मिलेगा? सहयोग से मिलेगा, यानी सहयोगात्मक अधिगम की बात होगी, जिसे हम कहेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इससे सहयोग, संचार कौशल और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 9 आपके लिए है कि यदि शिक्षक सीखने के दौरान नियमित रूप से छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, अगर छोटे छोटे प्रश्न पूछता है तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो समय बिताने की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या सतत अधिगम की वो जांच कर रहा है छोटे छोटे प्रश्न करके? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यह फॉर्मेटिव असेसमेंट का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 आपके लिए है कि एक प्रभावी कक्षा में प्रश्न पूछने का अधिकार किसे होना चाहिए? केवल शिक्षक? तो केवल तो निगेटिव वर्ड। केवल मेधावी बच्चे, जो तेज बच्चे हैं, केवल वही प्रश्न पूछेंगे, ये भी गलत बात है। सभी को अवसर मिलना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रश्न पूछने से जिज्ञासा, सहभागिता और आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 आपके लिए है। निम्न में से कौन सी गतिविधि अनुभवात्मक अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण है? अनुभवात्मक यानी भावना की बात की जा रही है। याद कराना तो निगेटिव वर्ड है, प्रयोगशाला में प्रयोग करना ठीक है, परिभाषा लिखवाना ये भी निगेटिव वर्ड है, याद कराना, तो जब सब निगेटिव वर्ड मिल ही गया तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा, यानी प्रयोगशाला में प्रयोग करना। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी और प्रभावी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है और एक अच्छा प्रश्न है ये। यदि शिक्षक कक्षा में विविध सामग्री, शिक्षण सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, वीडियो, गतिविधि का उपयोग कर रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या समय व्यतीत निगेटिव वर्ड है, विभिन्न सीखने की शैलियों को ध्यान में रख रहा है, इसीलिए ये प्रयोग कर रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मल्टी मॉडल टीचिंग विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरी करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 13 आपके लिए है और एक अच्छा प्रश्न है, ये याद रखिएगा। एक शिक्षक बच्चों को अपनी गलतियों को स्वयं सुधारने का अवसर दे रहा है तो यह किस प्रकार का अधिगम को बढ़ा दे रहा है? स्वयं सुधारने के लिए कह रहा है कि आप स्वयं सुधारिए अपनी गलती को। आत्म अधिगम कर रहा है, यानी सेल्फ लर्निंग, यानी खुद से सीखने की बात की जा रही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इससे आत्म मूल्यांकन और स्वतंत्र अधिगम की क्षमता विकसित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 14 आपके लिए है कि कौन सी शिक्षक सीटेट की बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप कार्य कर रहा है? जो केवल व्याख्यान दे रहा है? बिल्कुल नहीं। जो सभी बच्चों को समान गति से पढ़ा रहा है? बिल्कुल नहीं। समान गति का मतलब है कि अगर कठिन प्रश्न है तो कठिन ही सबको बता रहा है और आसान है तो आसान बता रहा है? बिल्कुल नहीं। बच्चों को उनके रुचि, अनुभव और आवश्यकता के अनुसार अगर जो शिक्षण दे रहा है वही सही मायने में बाल केंद्रित शिक्षा के कार्य पर चल रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और अनुभवों के आधार पर होता है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जो कि आपके लिए एक अच्छा प्रश्न लेके आए हैं, और ये प्रश्न जो है एक अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि अभी देखिएगा पढ़ने के बाद इसका आंसर कितना सटीक आएगा। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल का विकास सबसे अधिक आवश्यक माना गया? हमने क्यों कहा कि ये सबसे बेहतरीन और सबसे आसान है? क्योंकि याद करना निगेटिव वर्ड है, केवल निगेटिव वर्ड है, केवल निगेटिव वर्ड है, तो बस आंसर आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी।
आलोचनात्मक चिंतन, सहयोग एवं संचार कौशल जो है वो 21वीं सदी के शिक्षार्थियों में कौशल का सबसे अधिक आवश्यक माना गया है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आधुनिक शिक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन को सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है, जिसको हम लोग जैसे सी जिसे हम लोग C4CS भी कहते हैं, यानी C फॉर फर्स्ट, C फॉर क्रिटिकल, सेकेंड C फॉर क्रिएटिविटी, थर्ड C फॉर कोलैबोरेशन एंड फोर्थ C फॉर कम्युनिकेशन। ये CBSE एवं सीटेट दोनों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का आधार है। तो आज के सेशन में हमने आपके सामने कुछ CBSE पैटर्न के 15 क्वेश्चन रखे जो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आज के हम प्रैक्टिस सेट 7 में 15 प्रश्न किए। अब 15 क्वेश्चन अगर 7 प्रैक्टिस सेट में हम कर दिए तो आपके 105 प्रश्न तैयार हो गए, और 105 अच्छे लेवल के प्रश्न तैयार हो गए। तो आप तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 250 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट कराना। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 8 में। जय हिंद।